नमस्कार शेरनियों, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम मध्यकालीन भारत में आगे बढ़ेंगे और हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो खिलाफत या खलीफा था उसको देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सारांश आईसीएस का ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर आ चुका है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको मिलेंगी तीन चीजें क्या क्या मिलेंगी। पहला मिलेगा आपको फ्री कंटेंट जो आपको अवेलेबल रहेगा पूरे के पूरे ऐप के सारे कंटेंट आप जो है पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है 19 जून के प्रीलिम्स के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके जो अपनी तैयारी है उसे बूस्ट अप कर सकते हो। इसके अलावा जो भी मेंस आंसर राइटिंग के मॉडल आंसर्स प्राप्त करना चाहते हैं केवल और केवल 49 रुपीज में तो प्राप्त कर सकते हैं यहाँ प्ले ऐप पर जाकर। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसके ऑफर चल रहे हैं 199 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल कराई गई है 19 जून के प्रीलिम्स के लिए, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टोटल 26 टेस्ट होंगे। उसके अलावा आपके एफएलटीज भी होंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 50 टेस्ट जो है आपको केवल और केवल 199 रुपीज में अवेलेबल कराए गए हैं। तो इस टाइप से आप जो है प्ले स्टोर पे से ऐप डाउनलोड करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि इस्लाम धर्म का उदय जो है कैसे हुआ था। तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना था, सल्म और सिल्म। सल्म जो था वो शांति अर्थ देता है और सिल्म जो है वो समर्पण अर्थ देता है, यानी कि अल्लाह के प्रति समर्पण जो है वो क्या कहलाता है, इस्लाम का उदय कहलाता है। इस्लाम धर्म के उदय जो हुआ था वो सऊदी अरब यानी कि अरब देश में कहां से हुआ था, मक्का से हुआ था। इसका जो उदय हुआ था और इसके अनुयायियों को क्या बोला जाता है, तो इसके अनुयायियों को क्या बोला जाता है, मुसलमान बोला जाता है। और मुसलमान का अर्थ है अटूट विश्वास। अच्छा, इस्लाम के उदय के पहले अरब में क्या चलता था, तो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। लेकिन फिर उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और हजरत मोहम्मद साहब ने 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति करके क्या कर लिया भैया, मुस्लिम धर्म या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में देखा था हमने कि इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मक्का के कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला थे और माता अमीना थी। पिता का जो मृत्यु है ये इनके जन्म से पहले ही हो गई थी और इनकी माता की मृत्यु जब ये 6 वर्ष के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी माता की। फिर इसके बाद इनकी जो पालन पोषण है वो किसने किया था, तो आपको मैंने बताया था इनका पालन पोषण मुतल्लिब यानी कि इनके दादाजी ने और इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। ये चाचा जो है वो कुरैश कबीले के प्रमुख हुआ करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब ये बड़े हुए कि 25 वर्ष की उम्र में ये 40 वर्षीय विधवा से शादी करते हैं जिसका नाम है खदीजा। और इसके अलावा ये टोटल 13 शादियां करते हैं। 13 शादियों से 7 पुत्र और पुत्रियां जन्म लेते हैं। 4 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 4 पुत्र जो इनके जीवन काल में ही मर जाते हैं। उसके अलावा 3 पुत्रियां होती हैं। 3 पुत्रियों में से एक जो पुत्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसका नाम है फातिमा। आगे देखेंगे तो इनका प्रारंभिक नाम देखेगा अल आमीन था, जो इनको कुरान में मोहम्मद या फिर अहमद भी कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था भैया कि इनकी जो पुत्री है फातिमा, अभी हाल मैंने बताया था इनका जो शादी होती है वो किससे हो जाती है, अबू तालिब से हो जाती है। अबू तालिब जो है, सॉरी अबू तालिब नहीं, अबू तालिब के पुत्र हजरत अली से होती है और हजरत अली जो है वो चौथे पवित्र खलीफा बनते हैं। इस बात को आपको याद रखनी है। फिर इसके अलावा मैंने बताया था कि ज्ञान प्राप्ति 610 ईस्वी में कहां पे हुई थी, मक्का में जो हीरा नामक गुफा है वहां पर हुई थी। और इनका नाम परिवर्तित हो गया था, जैसे सिद्धार्थ का नाम परिवर्तित होकर महात्मा बुद्ध कहलाया था, इसी प्रकार से इनके 3 नाम हुए। पहला हुआ नबी, दूसरा हुआ रसूल और तीसरा हुआ पैगंबर। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इन्होंने सबसे पहले उपदेश किसको दिए, तो उन्होंने उपदेश दिए थे भैया खदीजा को। और खदीजा जो है इनकी प्रथम शिष्या भी
बनी थी। फिर उसके बाद ये मक्का में क्या करते थे, अपने उपदेश देते थे। तो मक्का में उपदेश जब देने लगे तो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के लोगों ने क्या किया, इनका विरोध किया और इनको मारने की कोशिश की। इस चक्कर में ये मक्का से कहां चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। और मदीना कहां जाते हैं भैया, कब जाते हैं, तो 16 जुलाई 622 ईस्वी में जाते हैं मक्का से मदीना। और इसी ट्रांसफर को क्या बोला जाता है इस्लाम धर्म में, हिजरी संवत कहा जाता है। फिर इसके अलावा मैंने बताया था कि मदीना में जब ये पहुंचे तो वहां भी थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिला, जिसके चक्कर में इन्होंने कई लड़ाई लड़ी। और कई लड़ाइयों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 लड़ाई। पहली है बद्र की लड़ाई, दूसरी है ओहद की लड़ाई और तीसरी है खंदक की लड़ाई। अंततः ये सफल हो गए और मदीना को केंद्र बनाकर क्या करने लगे भैया, मुसलमानों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। और 630 ईस्वी में मक्का पर अधिकार कर लिया और 632 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मैंने बताया था कि इस्लाम धर्म की ये विशेषताएं होती हैं, ये किस बात पर बल देता है, अल्लाह की इबादत करता है, भाईचारा एवं समानता पर बल देता है, कर्म का सिद्धांत भी प्रतिपादित करते हैं, स्वर्ग और नरक की अवधारणा भी होती है, मूर्ति पूजा का विरोध और पवित्र कुरान ग्रंथ है। फिर उसके बाद मैंने कुरान ग्रंथ भी बताया था। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कुरान की भाषा क्या है तो आप आंसर कीजिएगा इसकी भाषा है अरबी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका प्रथम संकलन कब किया गया था तो 633 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए इसका अंतिम संकलन कब किया गया था तो 653 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, तो जैद इब्न थाबित ने इसका संकलन जो है वो किया था। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको 5 स्तंभ भी बताए थे जो हैं कलमा, नमाज, जगात, रोजा और हज। ये 5 आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था खलीफा और यहां से अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने, किसने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया था भैया, पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना को केंद्र बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। 630 ईस्वी में मक्का पर भी अधिकार कर लिया था। और ये जो धर्म राज्य इन्होंने स्थापित किया था, इस धर्म राज्य को क्या कहा जाता था, खिलाफत कहा जाता था शेर शेरनियों। तो ये जो खिलाफत है इसका उत्तराधिकारी जो है वो क्या कहलाएगा, उत्तराधिकारी कहलाएगा खलीफा। और खलीफा जो है वो कौन है भैया, उत्तराधिकारी है खिलाफत के या धर्म राज्य के। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के धर्म राज्य खिलाफत की स्थापना की, जिसका जो उत्तराधिकारी है वो खलीफा कहलाया। और उसके बाद सिया सुन्नी विवाद हो गया। हुआ क्या था, 632 ईस्वी में जैसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, 2 लोग आन खड़े हुए। पहले थे हजरत अली और दूसरे थे अबू बकर। ये दोनों ही अनुयायी थे किसके, पैगंबर मोहम्मद साहब के। जब अबू बकर ने बोला कि भैया हम क्या करेंगे, योग्यता के आधार पर खलीफा का निर्धारण करेंगे, तो हजरत अली बोलते हैं नहीं, वंश के आधार पर जो है निर्धारण करना चाहिए, किसका, खलीफा का। तो दोनों में लड़ाई हो गई भैया। और अंततः मदीना की जो जनता है, जो अनुयायी थी पैगंबर मोहम्मद साहब की, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, योग्यता को ही प्रेफरेंस देते हैं और जरूरी भी यही है। तो इस प्रकार से पहले खलीफा जो बनते हैं वो कौन बन जाते हैं, अबू बकर बन जाते हैं। और अबू बकर के जो अनुयायी हैं वो कहलाते हैं सुन्नी, जबकि हजरत अली के जो अनुयायी हैं वो कहलाते हैं शिया। अच्छा, अब अबू बकर जो है वो खलीफा बन गए हैं। और मैंने आपको इसके बाद बताया था कि खलीफा 4 थे जिन्हें अपन पवित्र खलीफा कहते हैं। और प्रथम खलीफा इनमें हुए अबू बकर, जिनका शासनकाल 632 से 634 ईस्वी, केवल 2 वर्षों तक शासन रहा। और ये जो थे, इनके समय में क्या हुआ, अधिकार हुआ कहां पे, अरबों का अधिकार हुआ ईरान पर और सीरिया पर। मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब में एक छोटा सा क्षेत्र मक्का और मदीना के साथ साथ सम्मिलित था। आपको एक बार मैप में दिखा देते हैं। तो ये जो क्षेत्र था ये था पैगंबर मोहम्मद के साहब के टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, अरबों ने, यानी कि अपने अबू बकर जी ने, इन्होंने विस्तार करना प्रारंभ किया, किसका, खिलाफत का। तो खिलाफत का विस्तार कहां किया, तो ईरान और सीरिया पर अरबों का आक्रमण हुआ। और इन्होंने ईरान और सीरिया पर आक्रमण करके मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया, धन दौलत लूटी, जो इनका पहले से ही क्या हुआ करता था, उद्देश्य हुआ करता था।
फिर उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय खलीफा आए। द्वितीय खलीफा जो थे वो थे हजरत उमर। हजरत उमर अगले खलीफा बने और 634 ईस्वी से 644 ईस्वी तक टोटल 10 वर्षों तक क्या करते हैं भैया, ये जो है शासन करते हैं खिलाफत पर। और शासन करने के पश्चात इनके समय पहले इराक पर आक्रमण किया जाता है, इराक को जीत लिया जाता है, फिर उसके बाद त्रिपोली को जीत लिया जाता है और उसके बाद मिस्र को भी, यानी कि तीनों के तीनों क्षेत्र आप मैप में देखेंगे आपको दिखाई देंगे। ये इजिप्ट है, मिस्र को भी जीत लिया जाता है, यहाँ पर त्रिपोली है, इधर त्रिपोली को भी जीत लिया जाता है, ये त्रिपोलिया है ना, ये त्रिपोल, इसको भी जीत लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहां तक ये जो है विस्तार इनके टाइम पे होता है। और एक बात आप याद रखना कि सर्वाधिक विस्तार जो होता है वो किसके टाइम पे होता है, हजरत उमर के टाइम पे ही होता है। इसलिए क्या बोला जाता है, इन्हें विस्तारवादी खलीफा भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और इन्हीं के समय भारत पर अरबों का पहला आक्रमण होता है 636 ईस्वी में, जो कहां होता है, मुंबई के थाने नामक स्थान पर होता है। लेकिन वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। फिर उसके बाद सिंध वगैरह पे आक्रमण पड़ते हैं, जो कि अरब आक्रमण में हम पढ़ेंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है लगातार मिलती रहे। तो इस प्रकार से जो उमर का साम्राज्य है वो क्या होने लगा भैया, बहुत ज्यादा विस्तृत होने लगा और विस्तृत होते हुए ये फैलता गया। फिर उसके बाद उमर के बाद जो अगले खलीफा बनते हैं, तृतीय खलीफा, वो बनते हैं हजरत उस्मान। और हजरत उस्मान जो है 644 से 656 ईस्वी तक शासन करते हैं। आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये जो 644 से 656 ईस्वी में शासन करते हैं, उन्हीं के समय 653 ईस्वी में, आपको मैंने बताया था कि 653 ईस्वी में जो कुरान है उसका अंतिम संकलन किया गया था। और वो किसने किया था, आप कमेंट करके बता सकते हैं किसने किया था। फिर उसके बाद चतुर्थ खलीफा हुए और चतुर्थ खलीफा जो है वो कहलाए हजरत अली। ये ही है जो कि क्या है भैया, हजरत अली हैं। ये दामाद हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के। और ये 656 से 661 ईस्वी में क्या बनते हैं भैया, खलीफा बनते हैं। इनकी राजधानी जो है वो परिवर्तित करी गई। उससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, तो याद रखना, राजधानी हुआ करती थी मदीना। मदीना से परिवर्तित करके राजधानी कूफा, कहां पे, इराक में, किसने बनाई भैया, तो मदीना पे से परिवर्तित करके कूफा में राजधानी बनाई किसने, हजरत अली ने। इस बात को याद रखना। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो अबू बकर हैं, इन्होंने क्या किया था, 11 सैनिकों का एक दल भी स्थापित किया था। इस बात को याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस खलीफा ने 11 सैनिकों का एक दल भी जो है गठित किया था, तो आप याद रखिएगा भैया, ये किया था हजरत अबू बकर ने किया था। ठीक है। फिर इसके बाद अगला देखें तो क्या होता है, हजरत अली की मृत्यु हो जाती है। हजरत अली की मृत्यु हो जाती है 661 ईस्वी में। और उसके बाद जो है क्या होता है, थोड़ा सा विवाद होता है। मैं आपको बताता हूं विवाद क्या होता है। देखिए, हजरत अली के पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। याद रखना कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। पहले पुत्र हैं हसन और एक और सामने आएंगे हुसैन। ठीक है। तो हसन जो है वो क्या बनते हैं, अगले खलीफा बनते हैं। क्योंकि आपको पता है हजरत अली क्या कहते हैं कि वंश के आधार पर खलीफा बनाऊंगा, मानो चाहे मत मानो। तो भैया हसन जो है अगले खलीफा बनते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, योग्यता वाले यानी कि जो सुन्नी वाले हैं वो दिक्कत देंगे, सुन्नी मुसलमान जो है। तो वो बोलते हैं कि हसन को हटाया जाए और नया खलीफा बनाया जाए। किसको बनाया जाए, मुबैया को बनाया जाए। ठीक है। तो मुबैया बोलता है भैया मैं बनूंगा खलीफा। हसन बोलते हैं कि ठीक है, आप लड़ाई मत करो, ठीक है, मैं आपको खलीफा की जो है दे देता हूं, आप बन जाओ। तो मुबैया जो है वो खलीफा बन जाते हैं हसन के स्थान पर और अपनी राजधानी बना लेते हैं दमिश्क को। तो राजधानी 2 बार परिवर्तित हो गई। पहली बार मदीना थी और मदीना से राजधानी परिवर्तित होकर कहां हो गई, कूफा हो गई। और कूफा राजधानी किसने बनाई थी, तो कूफा बनाई थी हजरत अली ने। उसके बाद अब राजधानी कहां हो गई है, दमिश्क हो गई है।
और दमिश्क कहाँ है भैया? तो दमिश्क है, आप कमेंट करके बताइए कहाँ है। तो दमिश्क में राजधानी बनाई गई किसके द्वारा भैया? मुबैया के द्वारा। अब मुबैया हजरत जो है, मुबैया हजरत उस्मान का भतीजा था और सीरिया का सूबेदार भी था। आपके मन में आ रहा होगा कि मुबैया था कौन आखिरकार, और उसने क्या किया कि भैया हसन को हटा दिया। तो मुबैया एक्चुअल में जो थे वो तीसरे खलीफा हजरत उस्मान, उनके भतीजे और सीरिया के सूबेदार थे उस टाइम पे, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद हुआ क्या, देखो मुबैया जो है उन्होंने बोला, मुबैया ने बोला, क्योंकि दूसरे पुत्र जो हैं अपने पुत्र याजिद को खलीफा बनाया, ठीक है। अब होगा क्या, अपने जो पुत्र हैं याजिद को अपना उत्तराधिकारी जैसे ही बनाएंगे तो इस प्रकार से ये जो पद है वो कैसा हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा। क्योंकि हसन जो है वो शासन नहीं कर पाते, इसलिए उस टाइम को वंशानुगत नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वंशानुगत किसको? याजिद को। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके टाइम पे जो खलीफा का पद है वो वंशानुगत हो गया था? तो किसके टाइम पे हो गया था भैया? मुबैया के समय में जो पद है वो कैसा हो गया था? वंशानुगत हो गया था, क्योंकि इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया था? वो बना दिया था याजिद को। अच्छा, अब याजिद कौन है भैया? याजिद जो है वो कौन है? हजरत अली के पुत्र हसन को। अच्छा एक बात बताता हूं, देखो होता क्या है, हजरत अली है, हजरत अली के पुत्र हैं हसन, ठीक है। हजरत अली के पुत्र हैं हसन और वो खलीफा बने थे, लेकिन मुबैया ने क्या किया था? उनसे शासन छीन लिया था और अपने पुत्र याजिद को जो है वो शासक बना दिया था। अब होता क्या है कि याजिद ने हजरत अली के पुत्र हसन को करबला के युद्ध में क्या कर दिया भैया? हरा दिया और उनके 72 अनुयायियों की हत्या कर दी। क्यों कर दी भैया? क्योंकि हसन जो है वो क्या चाहते हैं भैया? शासन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हुसैन है ये, इस बात को याद रखिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, हसन नहीं हुसैन है ये। होता क्या है, आपको थोड़ी स्टोरी बताते हैं रफ में। कहां आएगा रफ बोर्ड? इनर बोर्ड, ठीक है। देखो होता क्या है, तो हजरत अली होते हैं, हजरत अली चौथे खलीफा हैं। अब चौथे खलीफा जो हैं इनके दो पुत्र हैं, एक है हसन और दूसरे हैं हुसैन, ठीक है। हसन और हुसैन दो पुत्र होते हैं। तो हजरत अली के बाद खलीफा बनते हैं हसन, मतलब बनते हैं, लेकिन हजरत अली के पुत्र हसन को जो है खलीफा बनने से रोक दिया जाता है। कौन रोकता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुबैया। क्या नाम है? मुबैया। वो क्या करते हैं? हसन को खलीफा बनने से रोकते हैं और बोलते हैं मैं बनूंगा खलीफा। ठीक है भैया, तुम बन जाओ खलीफा। तो मुबैया खलीफा बने और मुबैया का शासनकाल चला। मुबैया जो है अपने पुत्र याजिद को खलीफा बनाते हैं, और जब ये याजिद को खलीफा बनाते हैं तो इस समय से स्टार्ट हो जाता है प्रथम वंशानुगत शासन। तो प्रथम वंशानुगत शासन किसने स्टार्ट करवाया भैया? तो मुबैया ने करवाया। इस प्रकार से प्रथम वंशानुगत शासन स्टार्ट हो गया है। अब क्या होते हैं, हुसैन जो है वो क्या कर रहे होते हैं? शासन कर रहे होते हैं। दिक्कत ये होती है कि हुसैन जो है वो शासन कर रहे होते हैं, तो याजिद क्या करते हैं? हुसैन को बोलते हैं कि आप मेरी जो खलीफा की उपाधि है उसे मान लो। तो हुसैन बोलते हैं नहीं, मैं उसे नहीं मानूंगा। हुसैन क्या बोलते हैं? नहीं, मैं इसे नहीं मानूंगा। और हुसैन कहां चले जाते हैं? कूफा चले जाते हैं। और कूफा की जनता है वो क्या करती है? कूफा की जनता क्या करती है? हुसैन को अपना खलीफा घोषित कर देती है। और यहां पर याजिद जो है वो खलीफा है। इसे कहां पे? दमिश्क में, दमिश्क में खलीफा है। तो दो जगह खलीफा हो गए, एक हो गए दमिश्क के खलीफा जिनका नाम है याजिद, और दूसरे हो गए कूफा के खलीफा जिनका नाम है हुसैन। अब दिक्कत क्या होगी कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। किन दोनों के बीच में? ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी भैया? लड़ाई हो जाएगी। और ये याजिद और हुसैन जो है, याजिद और हुसैन जो है वो क्या बन जाएंगे भैया? एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे। अब होगा क्या देखते हैं।
तो अब जो हजरत अली के पुत्र हुसैन हैं, क्या है, हुसैन हैं, उनको याजिद जो है वो करबला के युद्ध में क्या करते हैं भैया, हरा देते हैं और इनके 72 अनुयायियों सहित इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो यहां तक समझ आया। आपको मैंने बताया कि हजरत अली के 2 पुत्र थे, एक थे हसन, दूसरे थे हुसैन। हसन जो है वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाते हैं, याजिद जो है वो मुबैया के वंशज होते हैं, पुत्र होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, अगले खलीफा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो हुसैन को बोलते हैं कि मेरा जो खलीफा का पद है उसे स्वीकार कर लो, लेकिन हुसैन जो है वो कहां पर जाकर खलीफा बन जाते हैं, कूफा में जाकर खलीफा बन जाते हैं। और इस प्रकार से दोनों के बीच विवाद होता है और एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं करबला का युद्ध। और करबला के युद्ध में 72 अनुयायियों के साथ जो हुसैन है उनकी हत्या कर दी जाती है और शिया मुसलमान हुसैन की हत्या हो चुकी है और उनके 72 अनुयायियों की भी हत्या हो चुकी है। इसी के शोक में मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है मुसलमानों को, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो मुहर्रम त्योहार होता है उसमें ताजिया भी निकाले जाते हैं। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में वो खुद को मारते हैं, अपने आप को मारते हैं जो शिया मुसलमान होते हैं। तो ये घटना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस वंश के, किस वंश के भैया, उमैया वंश के, किस वंश के, उमैया वंश के जो लास्ट खलीफा होते हैं वो मरवान द्वितीय होते हैं। इसके बाद ये वंश समाप्त हो जाता है और इसी वंश के समय आपको याद रखना है, क्यों बता रहा हूं मैं ये आपको उमैया वंश, उमैया वंश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको इसका संस्थापक याद रखना है। संस्थापक कौन है भैया, इसका संस्थापक है मुबैया, ये याद रखना है। और दूसरी बात याद रखना है कि इसी के समय क्या होता है भैया, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। कब होता है तो आपको याद है ये होता है 712 ईस्वी में। और 712 ईस्वी में आपको पता है कि ये आक्रमण किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये जो इसी वंश के एक खलीफा होंगे, आगे आपको पता चलेगा, उनके द्वारा क्या किया जाता है भैया, आदेश दिया जाता है या फिर अनुमति दी जाती है, किसको, सीरिया के गवर्नर को। और सीरिया का गवर्नर को उस टाइम पे कौन होता है, अल हज्जाज, अल हज्जाज कौन होता है, अल हज्जाज होता है। और आपको पता है खलीफा कौन होता है उस समय, तो खलीफा उस समय होता है अल बालिद। जो अल बालिद जो होते हैं खलीफा, वो क्या करते हैं, सीरिया के शासक अल हज्जाज को जो है अनुमति दे देते हैं कि अपने सेनापति को भेजे। और इनका सेनापति या गुलाम होता है या दामाद होता है अल हज्जाज का, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, जो केवल और केवल 17 वर्ष की उम्र में भारत के सिंध क्षेत्र पे आक्रमण करने के लिए आ जाता है अपनी सेना लेकर। अब इसके बाद कौन सा वंश होता है, तो इसके बाद होता है खलीफा का अगला वंश जिसका नाम है अब्बासी खलीफा। 750 से 1517 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। इसकी राजधानी बगदाद है। तो अब आपको राजधानी 4 याद करनी पड़ेगी। पहली राजधानी है मदीना, दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी, कूफा, तीसरी राजधानी क्या हो जाएगी, तीसरी राजधानी हो जाएगी दमिश्क, और चौथी राजधानी क्या हो जाएगी, तो चौथी राजधानी हो जाएगी बगदाद। और अगर आप शेर हो, शेरनिया हो, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कूफा किसने परिवर्तित की थी, दमिश्क किसने परिवर्तित की थी, जल्दी से राजधानी बता दो। और बगदाद जो है किसके समय में है, आपको सामने दिखाई दे रहा है, अब्बासी। और अबुल अब्बास जो है इस वंश के प्रथम खलीफा होते हैं और अंतिम महत्वपूर्ण खलीफा इनके टाइम पे मुस्तसिम होते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण खलीफा इसलिए याद करना है क्योंकि इनकी हत्या जो है वो किसके द्वारा, हलाकू खां द्वारा कर दी जाती है। और हलाकू खां कौन है भैया, ये मंगोल आक्रमणकारी है। आपको पता होना चाहिए चंगेज खां का पौत्र है, यानी क्या है, पोता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट वंश आता है खलीफा का, जिसे बोला जाता है उस्मानी वंश या फिर ऑटोमन वंश, जो 1517 से 1924 तक चलता है। आपको भी पता है जब आप क्या पढ़ते हो भैया,
1920 का जो असहयोग आंदोलन है उसे पढ़ते हो तब आप जानते हो कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक साथ चलते हैं। आगे आपको कहानी बताऊंगा क्या होता है, लेकिन इस टाइम पे आपको राजधानी बस याद रखनी है और प्रथम खलीफा याद रखने हैं, सलीम प्रथम। तो पिछली वाली स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है, पिछली वाली स्लाइड में याद रखना है अब्बासी खलीफा का जो राजधानी थी वो क्या थी, बगदाद थी। और दूसरी चीज यहाँ के प्रथम खलीफा कौन थे, अबुल अब्बास थे। दूसरी स्लाइड में क्या याद रखना है कि उस्मानी वंश या ऑटोमन वंश जो है उनकी राजधानी क्या थी, काहिरा थी। और उसके बाद उनके प्रथम खलीफा कौन थे, तो ये थे सलीम प्रथम। इसके बाद मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई थी, इसको पूरी कर देते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब होता है, होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही होती हैं। तुर्की में खलीफा का खिलाफत पद जो है वो होता है, ठीक है, बगदाद में इनकी राजधानी हुआ करती है। तो जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र होते हैं, तो मित्र राष्ट्र जो है वो युद्ध जीत जाते हैं। और मित्र राष्ट्र जब युद्ध जीतते हैं उसके बाद तुर्की पर अगस्त 1920 में एक संधि जो है वो क्या कर दी जाती है, लागू कर दी जाती है। और उस संधि को बोला जाता है सेब्रे की संधि या सेवर्स की संधि। और जब ये संधि होती है तो इसके अनुसार क्या किया जाता है, खलीफा के पद को समाप्त करने की बात की जाती है। और जब खलीफा के पद को समाप्त करने की बात की जाती है तो तुर्की में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। इस बात को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है क्योंकि आगे चलकर यही व्यक्ति क्या करेगा भैया, इस पद को समाप्त करेगा। किस पद को समाप्त करेगा, खलीफा पद को समाप्त करेगा मुस्तफा कमाल पाशा। तो होता क्या है, 1920 अगस्त है, तुर्की पर सेब्रे की संधि लाद दी गई है और तुर्की पर जो खलीफा पद है उसको समाप्त करने का दारोमदार आ चुका है। तो एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। इनके नेतृत्व में क्या किया जाएगा, युवा तुर्कों का एक आंदोलन छेड़ा जाएगा जिसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे मुसलमान रहते थे। तो मुसलमानों ने भी क्या किया था, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्र मिश्र राष्ट्रों में समर्पित, तो मित्र राष्ट्रों से के विरोध में क्या किया था भैया, एक आंदोलन किया था जिसे आप लोग जानते हो खिलाफत आंदोलन के नाम से। किस नाम से जानते हो, खिलाफत आंदोलन। और महात्मा गांधी इस खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन जो है जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से मुस्तफा कमाल पाशा युवा तुर्कों ने आंदोलन कर दिया और इस संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। और मानने से इनकार किया तो जुलाई 1923 में अगली संधि होती है और इस संधि को बोला जाता है लुसाने की संधि। तो जो सेब्रे की संधि है उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है और नई संधि की जाती है, नई संधि होती है लुसाने की संधि। और इसके अनुसार तुर्कों को उनके प्रदेश लौटा दिए गए। और इसी बीच तुर्कों में जो युवा तुर्क जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, जो युवा तुर्क आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं नए राष्ट्रपति। कहां के भैया, तो इसी क्षेत्र के तुर्की के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो ये 3 मार्च 1924 को घोषणा करते हैं कि अब खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर दिया जा रहा है। अब इसके बाद से कोई भी बंदा खलीफा नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से खलीफा पद की जो है समाप्ति हो जाती है और मुस्लिम धर्म फिर बिना खलीफा के आगे बढ़ता है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब अगला चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो मुस्लिम आक्रमण का होता है। चूंकि मैंने आपको बताया है कि भैया हजरत उमर जो होते हैं, सेकंड खलीफा जो होते हैं उसके टाइम से आक्रमण होना स्टार्ट हो जाते हैं और विस्तार चालू होता है खिलाफत का, मुस्लिम राज्य का विस्तार चालू होता है। और सेकंड खलीफा है हजरत उमर, उनके टाइम पे सर्वाधिक विस्तार होता है और उन्हीं के टाइम पे 636 ईस्वी में जो है प्रथम आक्रमण होता है भारत में और ये होता है मुंबई के निकट ठाणे में। इस बात को मैंने बताया था। अब होता क्या है कि हमको केवल करना है क्या, भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, ठीक है, भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। नहीं तो मैं आपको बताता कि यूरोप में एक बाजेंटाइन साम्राज्य हुआ करता था। कौन सा, बाजेंटाइन साम्राज्य। तो बाजेंटाइन साम्राज्य अगर मैं आपको बताऊं, मैप दिखाता हूं आपको तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यहां पे जो क्षेत्र हुआ करता था, यहां पे हुआ करता था बाजेंटाइन साम्राज्य।
एम्पायर हुआ करता था, बहुत बड़ा, यूरोप का बहुत बड़ा साम्राज्य था बाजेंटाइन साम्राज्य, जिसको आप पढ़ते हो। तो हजरत उमर के समय, उस्मान के समय वहां पर भी आक्रमण होता है, इस बात को मैं बताता। बट हमको करना क्या है, हमको पढ़ना है भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो क्या मुझे वो बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। मुझे मिस्र, इराक, त्रिपोली, ईरान, सीरिया, इन सब पे कैसे अधिकार हुआ ये बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। मुझे बताना चाहिए भारत के संदर्भ में। तो आपको पता है अरब मुसलमान है, अरब से ही मुस्लिम धर्म का उदय हुआ और अरब ही मुसलमान है। तो होगा क्या, अरब जो है अब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? हजरत उमर के समय से करना स्टार्ट किया। हालांकि अबू बकर के टाइम पे भी आक्रमण होते हैं, लेकिन वो भारत में नहीं होते हैं। हजरत उमर जो है वो 636 ईस्वी में आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं और भारत में पहला आक्रमण होता है, आपको ये भी पता है। ठीक है, तो अब साम्राज्य का विस्तार होगा और भारत में अगला चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है भारत में अरब आक्रमण। चलिए, इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इस स्लाइड को देख लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं भारत में अरबों का आक्रमण, जो सेकंड चैप्टर है मध्यकालीन भारत का। और आपको मैं बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम जो आक्रमण होगा वो कौन करेंगे? अरब करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब से ही तो मुस्लिम धर्म का विकास हुआ है, उदय हुआ है। तो अरब जो है सबसे पहले कहां पर आक्रमण करेंगे? आप याद रखना, 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में मुंबई के निकट जो थाने नामक जगह है वहां पर आक्रमण किया जाएगा। उसके बाद खलीफा उस्मान जो कि तीसरे पवित्र खलीफा थे, इनके समय भी 644 ईस्वी में पश्चिमी सिंध पर आक्रमण किया जाएगा। लेकिन ये सारे के सारे जो आक्रमण है वो क्या कर दिए जाएंगे? विफल कर दिए जाएंगे, क्योंकि सिंध का शासक जो दाहिर है वो उस समय में क्या कर रहा है भैया? शासन कर रहा है और ये विफल कर देगा। देखो फिर होता क्या है, 711 ईस्वी का समय आता है। कब समय आता है? 711 ईस्वी का। और आपको पता है इस समय किसका शासन चल रहा है खिलाफत पे? तो उमैया वंश का शासन चल रहा है। होता क्या है, खलीफा वालिद होते हैं। कौन होते हैं? खलीफा वालिद। किस वंश के होते हैं? आपको पता है ये उमैया वंश के होते हैं। उमैया वंश के जो खलीफा वालिद होते हैं वो उत्तरी क्षेत्र ईरान के गवर्नर अल हज्जाज को, होता क्या है, एक कहानी सुनो। अल हज्जाज है, अल हज्जाज क्या करते हैं? व्यापार करते हैं पूर्वी क्षेत्र से। तो जब व्यापार करते हैं तो अल हज्जाज श्रीलंका से कुछ जहाजों में कुछ सोना चांदी या फिर कन्याएं या जो भी चीज है वो मंगा रहे होते हैं व्यापार के क्षेत्र में। तो होता क्या है, उस टाइम पे सिंध के एक बंदरगाह हुआ करता था सिंध का, जिसका नाम था देवल। क्या बंदरगाह का नाम था? देवल। और उस देवल नामक बंदरगाह के आसपास जो है उन जहाजों के साथ क्या हो गई थी? लूटपाट हो गई थी। ठीक है, और जब वो लूटपाट हुई तो दिक्कत ये हो गई कि उस लूटपाट के कारण अल हज्जाज हो गए गुस्सा। और अल हज्जाज ने बोला दाहिर से, क्योंकि सिंध का राजा उस टाइम पे दाहिर था और देवल बंदरगाह किसके पास था भैया? वो था सिंध के पास। ठीक है, तो अब अल हज्जाज बोलते हैं दाहिर से कि भैया आपके क्षेत्र में जो है हमारे जहाजों का जो है क्या हुआ है? लूटपाट हुई है। तो आप उन जो डकैतों को दंड दीजिए और हमारा जो माल है उसे ढूंढने में मदद कीजिए। तो दाहिर इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अल हज्जाज जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और क्रूरता से बोलते हैं कि अब देखो मैं बताता हूं आपको। तो वो खलीफा अल वालिद उनसे क्या बोलते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो आप मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे अल हज्जाज जो होते हैं वो ईरान के गवर्नर होते हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे अनुमति दीजिए कि सिंध अभियान जो है वो मैं कर सकूं। तो ठीक है भैया, इन्होंने अनुमति दे दी। तो अनुमति जैसे ही थी तो इन्होंने बोला, अल हज्जाज ने, तो एक काम करता हूं मैं 711 ईस्वी में ही हाल साल एक व्यक्ति को भेजता हूं जिसका नाम है ओबैदुल्ला। ठीक है भैया, ओबैदुल्ला को भेजता हूं। ओबैदुल्ला को भेजा इन्होंने 711 ईस्वी में और सिंध पर अभियान चढ़ाया, सिंध पर अभियान करवाया। ठीक है भैया, ओबैदुल्ला के नेतृत्व में अभियान हुआ। लेकिन उस टाइम पे सिंध का शासक जो दाहिर था वो इतना कमजोर तो शासक था नहीं। तो दिक्कत ये हुई कि ओबैदुल्ला जो है वो पराजित हो गए।
ठीक है। और उसके बाद इंटरेस्ट की बात क्या है? इंटरेस्ट की बात है कि 711 ईस्वी में बुदैल, ये बुदैल है, बुदैल के नेतृत्व में फिर से आक्रमण किया गया और दाहिर ने इसको पराजित किया और इसकी तो मृत्यु हो जाती है। अब अल हज्जाज को ज्यादा गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आप खुद सोचो, अगर इसने 2 आक्रमण किए, डकैतों के बारे में बात करने की कही तो कुछ नहीं हुआ, इनकी मृत्यु हो गई भैया बुदैल की। तो अब इनको जो है आक्रमण विफल होते जा रहे हैं, उपरोक्त सभी आक्रमण विफल हो गए। तो इनको गुस्सा आई, इन्होंने सोचा चलो अब एक काम करते हैं, मेरा एक गुलाम है और गुलाम जो है वो मेरा दामाद भी है। ये क्या करते हैं, दामाद को गुलाम, गुलाम को दामाद, जो भी है योग्य समझ के बना देते हैं। तो मेरा दामाद और मेरा गुलाम है जिस, और मेरा सेनापति भी है। क्या है? सेनापति भी है, जिसका नाम है, क्या है नाम? मोहम्मद बिन कासिम। 17 वर्ष की उम्र है, छोटा बच्चा ही है। 17 वर्ष की उम्र में 712 ईस्वी में इसको 55,000 सैनिकों की कमान सौंप दी जाती है और बोला जाता है कि जाओ और सिंध पर फतह करके आओ। ठीक है भैया। तो मोहम्मद बिन कासिम जो 55,000 की सेना है उसको लेकर आते हैं और सिंध पर आक्रमण करने के लिए इनके नेतृत्व में सेना आ जाती है और इसी की जानकारी एक पुस्तक में मिलती है जिसका नाम है चचनामा। और कहीं कहीं आपको इसके लेखक जो है वो काजी इस्माइल मिलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अली अहमद। जो पुस्तक है वो लिखी गई है अली अहमद के द्वारा और अबू बकर कूफी के द्वारा इसका अनुवाद जो है वो फारसी में किया गया है। ये मूलतः अरबी भाषा की पुस्तक है जिसमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है या फिर मोहम्मद बिन कासिम के प्रथम आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इसके लेखक आप याद रखना अली अहमद। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में अली अहमद नहीं आए, कभी कभी ऑप्शन क्या होते हैं एमपीपीएससी गड़बड़ा देता है, तो अली अहमद की जगह काजी इस्माइल आ जाए तो ये लगा दीजिएगा, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि कुछ कुछ सोर्सेस में जो है ये काजी इस्माइल मिल जाता है। अब सिंध का शासक जो है वो कौन है? सिंध का शासक आपको मैंने बताया ब्राह्मण वंशीय चाच। ये जो व्यक्ति है वो चाच है। ठीक है, यहां पे चौथ गलत लिखा है, चाच कर लीजिएगा इसे। होता क्या है कि ब्राह्मण वंशीय शासक होते हैं जिनका नाम होता है चाच। चाच के पुत्र होते हैं जिनका नाम है दाहिर। ये इस टाइम पे सिंध पर शासन कर रहे होते हैं। अब सिंध पर ये शासन कर रहे होते हैं कौन? दाहिर। और मोहम्मद बिन कासिम का आप हजारों जगह पढ़ चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम का इस टाइम पे 2 ही उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हमारा धन लुटा है तो हम धन लूटेंगे और धन दौलत को लूटना हमारा अधिकार है, तो धन दौलत लूटना है। ठीक है, अब जा ही रहे हैं तो इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार कर देते हैं क्योंकि खलीफा की जो खिलाफत है वो फैलनी चाहिए। ठीक है, तो उमैया वंश के समय में ये दोनों चीजें के चक्कर में मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण करते हैं। और ये कारण क्या है भैया? वास्तविक कारण क्या है उस टाइम का कि इराक के शासक हज्जाज के समुद्री जहाज जो है वो कहां पर लूट लिए जाते हैं? देवल पे लूट लिए जाते हैं। इसी के कारण आक्रमण होता है और मैं कहानी बता चुका हूं। अब होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण करते हैं कहां पर? सिंध पर। और सिंध पर आक्रमण करते हैं तो एक क्रम अपनाते हैं। इस क्रम को पहले मैं आपको मैप में बता देता हूं, उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ाऊंगा। देखो होता क्या है, यहां से आता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यहां से आता है, आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। चलिए, यहां से आता है मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम इस रास्ते से आते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो क्षेत्र पड़ता है इसका नाम है देवल। ये आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहां पे क्या है? देवल। तो सबसे पहले के क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करेंगे देवल पर। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए सिंध का जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? तो देवल नामक बंदरगाह था। ठीक है, अब देवल पर आक्रमण करने के बाद ये इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, इधर जाते हुए ये कहां पे आक्रमण करेंगे? ये यहां पे आक्रमण करेंगे निरुन पर। कहां पर आक्रमण करेंगे? देवल के बाद निरुन पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, निरुन पर आक्रमण करने के बाद ये उत्तर की ओर बढ़ेंगे और उत्तर की ओर बढ़ते हुए भैया एक और क्षेत्र है जिसका नाम है सहबान। कहां पर है? ये
सहवान पर भी आक्रमण करेंगे, ये है सॉरी सहवान, ये सहवान है, इस पर भी आक्रमण करेंगे। और इस पर आक्रमण करने के बाद अब ये नदी जो जा रही है, आपको ये जो दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है सिंध नदी। क्या नाम है? सिंध नदी। इस सिंध नदी को पार करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे और एक व्यक्ति है जो इनको क्या कर देगा, दाहिर को धोखा दे देगा और बता देगा कि भैया मोहम्मद बिन कासिम को कि यहां से ये नदी पार की जा सकती है। ठीक है भैया, तो ये यहां से आके नदी को पार करेंगे और यहां पर पड़ता है राबौर। क्या पड़ता है? राबौर। ये राबौर में दाहिर शासन कर रहा होता है और दाबौर में दाहिर जो है राबौर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम से पराजित होता है और फिर उसके बाद ब्राह्मणाबाद पर विजय प्राप्त करते हैं ये। फिर ब्राह्मणाबाद के बाद लास्ट यहां पर आते हैं और ये क्या कहलाती है? अरोर कहलाती है। और आपसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध की राजधानी क्या थी? आपका उत्तर क्या होना चाहिए था? अरोर होना चाहिए। कब पढ़ पाओगे? तब आप डिटेल पढ़ोगे, ये पढ़ोगे कि उसने कैसे आक्रमण किया, कौन सा रास्ता अपनाया और कितनी विजय की। अरोर ये सिंध पर इनकी अंतिम विजय थी। फिर सिंध पर अंतिम विजय के बाद भी नहीं रुकते, ये उत्तर की उत्तर बढ़ते जाते हैं और सोचते हैं कि चलो इतना सफल हो गए हैं, सिंध को जीत लिया है हमने, और सिंध को जीत लिया है तो चलो अब मुल्तान पर भी आक्रमण करते हैं। मन कर रहा है मुल्तान पर आक्रमण करने का, तो मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान को भी ये जीत लेंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको जीतने के पश्चात क्या करेंगे भैया, ये इसको जीतने के पश्चात एक राजधानी बनाएंगे। राजधानी का नाम है मंसूरा और मंसूरा को राजधानी बनाकर ये वापस चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने कुछ क्रम अपनाया। सबसे पहले इन्होंने देवल नामक बंदरगाह पर आक्रमण किया और ये जो देवल नामक बंदरगाह है ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, यहीं पर लूटपाट हुई थी और सिंध का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जाएगा देवल बंदरगाह किसका था? सिंध का था। अगली मेरून विजय है। आपको इसमें एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र था मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय जहां पर बौद्ध धर्म के लोग निवास कर रहे थे, बौद्ध धर्म के भिक्षु निवास कर रहे थे, तो वो था नेरून। और इन्होंने बिना किसी विरोध के मोहम्मद बिन कासिम की जो है अधीनता स्वीकार कर ली। फिर इसके बाद अगले आती है सहवान। सहवान पर विजय की, तो यहां पर दाहिर का चचेरा भाई जो है वो बजहरा है और वो शासन कर रहा है कहां पर? सहवान पर। तो सहवान पर आक्रमण किया जाता है और बजहरा जो है वो पराजित होता है और इस प्रकार से बजहरा की मृत्यु भी हो जाती है। फिर अगला जो होता है वो नदी पार करने के बाद आक्रमण होता है, जैसे आपको मैंने बता ही दिया है, ये है राबौर और यहीं पर रह रहा होता है कौन? दाहिर। और दाहिर जो है वो आक्रमण को सहन नहीं कर पाता है और दाहिर युद्ध में मारा जाता है। दाहिर मारा गया और दाहिर के बाद अगला जो आक्रमण होता है वो ब्राह्मणाबाद में आक्रमण होता है और ब्राह्मणाबाद में दाहिर का पुत्र शासन कर रहा है जिसका नाम है जयसिंह। आगे इस जयसिंह को बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी, देखना आप। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वंश चल रहा है। कौन सा वंश चल रहा है? ब्राह्मण वंश चल रहा है। कहां पे चल रहा है? सिंध पे चल रहा है। ठीक है, तो ये जो जयसिंह है इस पर 2 बार और आक्रमण होंगे। आगे देखिएगा आप कौन करेंगे? महमूद गजनबी जी करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सिंध का ये जो जयसिंह है इसके बाद आनंदपाल शासक बनेंगे। आनंदपाल, और आनंदपाल जब शासक बनेंगे तब दोबारा आक्रमण होंगे, आनंदपाल पर आक्रमण होंगे। तो मतलब सिंध को छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए याद रखना है कि जयसिंह इंपॉर्टेंट है भैया। दाहिर के पुत्र है ये जयसिंह। ठीक है, ये पराजित हो जाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट अगली विजय है अरोर, और अरोर जो है वो सिंध की राजधानी होती है उस समय में जब आक्रमण किया जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर। फिर उसके बाद इनकी लास्ट विजय जो है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए सिंध की लास्ट विजय कौन सी थी इनकी, तो ये सिंध की लास्ट विजय जो थी वो अरोर विजय थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय कौन सी थी, तो मोहम्मद बिन कासिम की 713 में अंतिम विजय मुल्तान पर थी। इस प्रकार से इनकी अंतिम विजय ये होती हैं। और फिर उसके बाद आगे जो है आपने मैप देख ही लिया है कि यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करते हैं, एक बार और समझा देता हूं आपको ताकि क्लियर दिमाग में बैठ जाए
और आप रट लो। तो पहले सबसे पहले ये देवल नामक बंदरगाह पर आक्रमण करते हैं, यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। पेन चेंज कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देवल नामक बंदरगाह पर आक्रमण करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो इसाबा रहता है, यहाँ पर तो नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे निरुन नामक क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और निरुन को जीत लेते हैं। फिर उसके बाद ये उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं और उत्तर की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है सहवान, वहां पर विजय प्राप्त करते हैं और उत्तर से घूमते हुए ये वापस आते हैं और इस रास्ते से वापस होते हुए यहाँ से इस नदी को पार करते हैं, यहाँ से इस नदी को पार करते हैं। ये नदी पार करवा देते हैं अपन, ये नदी पार की, सिंधु नदी पार की। उसके बाद कहाँ पहुंचे भैया, ये पहुंचते हैं राबौर। राबौर में यहाँ पर आक्रमण करते हैं। राबौर के बाद ये आगे पहुंचते हैं ब्राह्मणाबाद, ब्राह्मणाबाद पर विजय प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणाबाद के बाद ये पहुंचते हैं कहाँ पर, अरोर पर, जो कि राजधानी होती है कहाँ की, सिंध की, वहां पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर, ये पहुंच जाते हैं मुल्तान और मुल्तान पर भी विजय प्राप्त करते हैं। और ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये जो इस कलर में लाइट ब्राउन कलर में ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर क्या होता है, अधिकार हो जाता है किसका, इस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम यहां तक करते हैं। उसके बाद आपको कुछ कारण बता दूं कि अरबों की विजय क्यों हो गई थी और दाहिर की पराजय क्यों हुई थी। तो कुछ कारण ये है, पहला कारण है कि दाहिर द्वारा अरबी आक्रमण के प्रति गंभीर नहीं होना था। उसने सोच लिया था कि 711 ईस्वी में जो उबैदुल्लाह बुदैल के द्वारा आक्रमण हुए हैं वो मैंने विफल कर दिए हैं, मैं तो ताकतवर, ठीक है, तो क्या करें भैया, दाहिर को भी ऐसे ही संभाल लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि दाहिर टोटल 55,000 सैनिकों की सेना लेकर आ रहा है। ठीक है, तो दाहिर नहीं, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो क्या लेकर आ रहा है, 55,000 सैनिकों की सेना लेकर आ रहा है। इसलिए क्या होता है, अरबी आक्रमण के प्रति गंभीर नहीं होता। दूसरी, दाहिर की स्थिति कमजोर हो जाती है क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है भैया, कमजोर हो जाता है और वहां 17 साल का जवान व्यक्ति जो है सामने होता है। तीसरी बात, सिंध की जनता भी दाहिर से असंतुष्ट थी उस समय में। और चौथी बात, दाहिर के साथ विश्वासघात हुआ था नदी पार करने के लिए, जो है विश्वासघातियों ने बता दिया था कि यहां से नदी पार कर लो और रावल पर आक्रमण करो, रावल पर आक्रमण अगर आप कर लोगे तो जीत जाओगे। फिर इसके बाद दाहिर जो है अपने प्रांतपतियों और अधिकारियों को सहयोग नहीं मिल पाता है इसको, इस वजह से भी पराजित हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे। उसके बाद अरबों ने सिंध और मुल्तान को 871 ईस्वी तक शासित रखा और शासन करने के लिए इन्होंने, अरबों ने क्या राजधानी बनाई, मंसूरा को अपनी राजधानी बनाई, और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद अरबों की विजय के कुछ प्रभाव हैं, ये देख लेते हैं और लेक्चर को समाप्त कर देंगे। तो राजनीतिक प्रभाव सबसे पहले पड़े, और आज अरबों की जो प्रशासनिक नीतियां हैं वो मध्य युग के तुर्कों के अफगान मुगल साम्राज्य के लिए भी मार्गदर्शक होती रही। तो देखो, अरब जो है वो अपने साथ राजनीतिक सत्ता लेकर आए, मंसूरा में अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद शासन जब तक करते रहे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कुछ प्रशासनिक नीतियां अपनाई गई होंगी, और प्रशासनिक नीतियां जो है वो मध्यकालीन भारत में जब तक साम्राज्य चलेगा, कब तक चलेगा भैया, मध्यकाल में मुगल साम्राज्य तक चलेगा। उसके बाद अंग्रेज आएंगे, तो मुगल साम्राज्य तक जो राजनीतिक प्रभाव है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा आर्थिक प्रभाव क्या देखने को मिला, अतुल धन संपदा की तो हमें हानि हुई ही सही, लेकिन उसके अलावा हमने भारत में खजूर की बागवानी करना प्रारंभ कर दिया अरबों के कारण, ऊंट का पालन करना प्रारंभ कर दिया अरबों के कारण। उसके अलावा चर्म शिल्प को भी प्रोत्साहन मिला। क्वेश्चन पूछा जाएगा चर्म शिल्प को प्रोत्साहन कब मिला, तो वो मिला अरबों के आक्रमण के समय। मुद्रा प्रणाली का भी विकास हुआ, हमारे यहाँ पर मुद्रा प्रणाली नहीं थी, उस मुद्रा प्रणाली का विकास होना प्रारंभ हुआ। उसके अलावा नगरीकरण भी भारत में बढ़ गया, मंसूरा जैसे नए राज्य उदित हो गए। ठीक है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम धर्म में जो विशेषता है उसमें समानता और भाईचारे पर बल दिया जाता है, तो सामाजिक समानता का विकास हुआ। ऊंच नीच और वर्ग भेद कम हो गए। क्यों हो गए भैया, क्योंकि सब लोग मुसलमान बन गए। हालांकि वो बने तलवार की दम पे थे, लेकिन सब लोग ऊंच नीच का वर्ग भेद का समाप्त करके भाईचारे की समानता हो जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पर्दा प्रथा का जो है प्रारंभ
हो जाता है अरबों के आक्रमण के बाद से। इसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, तो सिंधी भाषा का विकास हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम कुरान का सिंधी भाषा में अनुवाद भी किया जाता है और इसके अलावा अनेक अरबी विद्वान जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आते हैं। और आज भी आप देखो कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत बहुत सारे लोग आते हैं और अनेक भारतीय ग्रंथों का जो है वो अरबी में अनुवाद भी किया जाता है। तो ये जो है इस टाइम की चीजें होती हैं। उसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जो आपको देखना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में सिंध स्थित देवल के हिंदुओं से पर जजिया कर लगाता है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन अगर आपसे और डीप में पूछा जाए कि भैया सबसे पहले किन लोगों पर जजिया कर लगाया था, किस क्षेत्र के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, तो आप याद रखिएगा ये लगाया था देवल नामक बंदरगाह के क्षेत्रों पर, हिंदुओं पर। ठीक है। इसके अलावा अरबों ने ही भारतीयों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। आप आज भी बोलते हो हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तो जो हिंदू शब्द आया वो कहां से आया है, अरबी भाषा से आया है। अरबों का भारत में अंदरूनी क्षेत्रों में प्रवेश नहीं हो पाया। आप सोच रहे होंगे कि 871 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने, कहां पे, सिंध पे, लेकिन ये भारत की ओर और विस्तार क्यों नहीं कर पाए, तो इसका एक रीजन भी है। रीजन क्या है कि उस टाइम पे ललितादित्य जो कि किस वंश के थे, कारकोट वंश के, उसके अलावा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नागभट्ट प्रथम, कहां के थे, कन्नौज के प्रतिहार शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक। और एक व्यक्ति थे पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश के थे। ये तीनों व्यक्ति जब भी आक्रमण होता है भारत पर अरबों का सिंध के आगे, तो ये तीनों व्यक्ति जो हैं क्या कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं और उसी पार रहने देते हैं। इस प्रकार से जो है वो मोहम्मद बिन कासिम का या अरबों का आक्रमण जो है वो समाप्त हो जाता है। और यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। अगली वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। थैंक यू।